बच्चों, क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का वाह्य प्रक्रिया एवं तत्संबंधी भूस्वरूप इसका फर्स्ट जो पॉइंट है वह रोल ऑफ एक्सोजेनेटिक प्रोसेस ऑन फॉर्मेशन ऑफ लैंड फॉर्म इन ब्रीफ, अर्थात भू आकृति के निर्माण पर वाह्य प्रक्रिया की भूमिका, इसका एक संक्षिप्त वर्णन करना है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग फोर्स यानी बल के बारे में देखेंगे। इसमें दो भाग से बटा हुआ है। पहला है इंडोजेनेटिक फोर्स अर्थात अंतर्जात बल, और दूसरा है एक्सोजेनेटिक फोर्स यानी बाह्य बल, वही जात बल। स्टूडेंट, आप लोगों को एक्सोजेनेटिक प्रोसेस के बारे में ही जानना है, तो हम लोग इसके ऊपर आज समझेंगे। ओके बच्चों, हम लोग एक्सोजेनेटिक प्रोसेस जो है उसमें सबसे पहले डेन्यूटेशन को देखेंगे। इसके दो भाग बटा हुआ है, अपक्षय अर्थात वेदरिंग और अपर्दन अर्थात इरोजन। इसको हम लोग अब ब्रीफ एक्सप्लेन की तरफ देखेंगे। ओके स्टूडेंट, रोल ऑफ एक्सोजेनेटिक प्रोसेस ऑन फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म। इसमें पृथ्वी की जो उत्पत्ति से ही इसका आकृति, इसकी बनावट में हमेशा से परिवर्तन होते रहता है। जैसा कि आज यहाँ हिमालय पर्वत हैं, वहाँ कभी तिथि सागर हुआ करता था। इसके अलावा थार मरुस्थल जहाँ पर है, इससे पहले वहाँ पर हरा भरा मैदान हुआ करता था। अर्थात वर्तमान में पृथ्वी के भू आकृति के स्वरूप में जो भी परिवर्तन आए हैं, उसके लिए मुख्य रूप से दो शक्तियाँ ही उत्तरदायी हैं। अर्थात स्टूडेंट, जो दो शक्ति है वही पृथ्वी में परिवर्तन लाता है। इसमें जो दो शक्ति है वह अंतर्जात बल अर्थात इंडोजेनेटिक फोर्स और वही जात बल या बाह्य बल अर्थात एक्सोजेनेटिक और एक्सटर्नल फोर्स। अब हम लोग देखते हैं एक्सोजेनेटिक और एक्सटर्नल फोर्स अर्थात वही जात बल या बाह्य बल। पृथ्वी के बाहरी सतह पर जो शक्ति के द्वारा उसमें परिवर्तन होता है या सदैव क्रियाशील रहता है, उसे ही वही जात बल कहते हैं। यह मुख्य रूप से अनाच्छादन, अपक्षय और अपर्दन के रूप में होता है। इसके बाद स्टूडेंट, हम लोग अनाच्छादन अर्थात डेन्यूटेशन के बारे में समझते हैं। पृथ्वी के बाह्य शक्तियों के कारण धरातल की जो भूमि है उसे हमेशा समतल बनाने का प्रयास में लगी रहती है और इसी प्रक्रिया को अनाच्छादन कहते हैं। डेन्यूटेशन जो है एक लैटिन भाषा है जिसका मतलब है टू ले बेयर अर्थात अनावृत्ति करना। ओके स्टूडेंट, डेन्यूटेशन एक लैटिन वर्ड तो है ही, लेकिन ये एक डेंड्रोरा शब्द से बना हुआ है। देखिए, ये जो डेंड्रोरा है ये एक लैटिन शब्द है। ओके इसके बाद स्टूडेंट, हम लोग भू आकृति के विकास में अनाच्छादन के अंतर्गत अपेक्षय और अपर्दन यह दोनों बल क्रियाशील रहती है, जो निम्न रूप से देख सकते हैं। अपक्षय, जलवायु दशाएं, ऋतु परिवर्तन, मौसम के प्रभाव इत्यादि के प्रभाव से चट्टानों के अपने स्थान पर ही टूटने फूटने की क्रिया को ही अपक्षय कहते हैं। यह मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। भौतिक अपक्षय, इस क्रिया में सूर्य की रोशनी से चट्टानें बहुत ज़्यादा गर्म होती है, जबकि रात में तापमान कम होने से चट्टानें बिल्कुल ही सिकुड़ जाती हैं। यह क्रिया सतत जारी रहती है और अंततः चट्टानें धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगती है और वह टूट जाती है। चट्टानों के इस प्रकार के टूटने की क्रिया को भौतिक अपक्षय कहते हैं। ये जो है स्टूडेंट, ये भी रोल ऑफ एक्सोजेनेटिक प्रोसेस ऑन फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म का ही एक भाग ही है। सेकेंड पॉइंट जो है वह रासायनिक अपक्षय। चट्टानों में बहुत तरह के तत्व पाए जाते हैं जो पानी के संपर्क में आने से चट्टानों में परिवर्तन होता है और वह ढीली पड़ जाती है, जिससे कि रासायनिक क्रिया के कारण चट्टानें टूटने लगती है। इस तरह की प्रक्रिया को रासायनिक अपक्षय
कहते हैं। सेकेंड पॉइंट रासायनिक अपक्षय था स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग थर्ड पॉइंट में देखेंगे जैविक अपक्षय। पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे और मनुष्य के द्वारा जब चट्टानों में टूटने फूटने की क्रिया होती है तो उसे हम लोग जैविक अपक्षय बोलते हैं, अर्थात वह जैविक अपक्षय के अंतर्गत आता है। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग वेदरिंग यानी अपक्षय देख लिए। अब हम लोग अपर्दन देखेंगे यानी इरोजन। चट्टानों के टूटा हुआ पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होने वाली यह गतिशील क्रिया है, इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, इसका मुख्य जो एजेंट है वह क्या क्या है? नदी है, हिमनद है, पवन है और सागरीय लहरें भी है। बच्चों, रोल ऑफ एक्सोजेनेटिक प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो गया है। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट को देखते हैं, रिवर एज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, अर्थात जल चक्र में नदी की भूमिका। स्टूडेंट, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, इन तीनों ही भागों में जल जो कि ठोस, द्रव्य और गैस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन इनका जो मात्रा है वह तीनों ही भागों में कम बेसी हो सकता है। वैसे तो पृथ्वी पर जल का संतुलन बनाए रखने में नदी का महत्वपूर्ण भूमिका है, जो कि समुद्र से जितना जल वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में जाता है उसे कहीं अधिक जल की मात्रा पृथ्वी पर वापस वर्षा के माध्यम से हो जाती है, और यही वर्षा का जल नदी नालों के द्वारा पुनः समुद्र में वापस चला जाता है। अतः कुछ जल जमीन के भीतर भी चला जाता है। पृथ्वी के भीतर भूमि के जल का स्तर सामान्य हो जाता है। यही क्रिया सतत चलती रहती है, जो कि जल चक्र में नदी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों, ये जो जल चक्र में नदी की जो भूमिका है यह इसी तरह से लगातार कंटिन्यूअस चलते रहता है और जल चक्र में नदी की अहम भूमिका हो जाता है। बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट रिवर बेसिन, अर्थात नदी बेसिन। नदी जहाँ से निकलती है उसे उद्गम स्थान कहा जाता है, और जहाँ पर नदी अपना पानी मिला देती है उसे मुहाना कहा जाता है। अर्थात उद्गम से लेकर मुहाने तक के क्षेत्र को ही नदी का प्रवाह मार्ग कहा जाता है। अतः प्रवाह मार्ग के क्षेत्र में आने वाली नदियों की संपूर्ण भाग, जिसे उसकी या अर्थात नदी का पूरा जल की मात्रा समा जाए, उस पूरे क्षेत्र को ही नदी की बेसिन कहा जाता है। नदी जितना एरिया कैप्चर करता है वो पूरे ही एरिया को उसका नदी बेसिन कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इंटरफ्लू, अर्थात दोआब। मुख्य नदी से बहुत सारे जलधारा निकलने लगती है, अतः दो नदियों के बीच वाले स्थान जो कुछ भाग ऊंचा उठा हुआ होता है उन्हें दोआब कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, बहुत सारा जब टुकड़ों में बढ़ जाता है मुख्य नदी, तो क्या होता है कि बीच में कुछ भाग ऊंचा उठ जाता है, लेकिन दोनों तरफ या बहुत सारा तरफ वह पानी जो है वह प्रवाहित होने लगती है, लेकिन जो ऊंचा उठा हुआ भाग होता है वहाँ पर पानी प्रवाहित नहीं हो पाता है। तो वो जो ऊंचा उठा हुआ भाग जो होता है ना, उसे ही हम लोग दोआब बोलते हैं, अर्थात इंटरफ्लू बोलते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट जो है कोर्स ऑफ रिवर, नदी का प्रवाह मार्ग। नदी के उद्गम से लेकर मुहाने तक के क्षेत्र को नदी का प्रवाह मार्ग कहा जाता है। नदी के इस प्रवाह मार्ग में बहुत से कार्य होते हैं, अतः इसी आधार पर नदी के प्रवाह मार्गों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, ऊपरी या पहाड़ी मार्ग में नदी के कार्य, अर्थात वर्क ऑफ रिवर इन इट्स अपर कोर्स। बच्चों, सबसे पहले हम लोग अपर कोर्स के बारे में देख लेते हैं। नदी के उद्गम स्थल पर्वत ही होता है। ऊपरी मार्ग होने से नदी का मुख्य कार्य अपर्दन और परिवहन होता है। पर्वत क्षेत्र होने के कारण नदी बहुत ही तीव्र गति से बहती है, जिसके कारण अपने दोनों किनारे और तलों को तेजी से काटने लगती है। नदी के ऐसा कार्य करने से कुछ विशेष प्रकार की स्थलाकृति का भी निर्माण होता है। नदी अपने वेग में रहती है, अतः इस अवस्था को युवा अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में नदी का मुख्य कार्य क्या है? वह है अपर्दन और परिवहन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है
मध्य या मैदानी भागों में नदी के कार्य। वर्क ऑफ रिवर इन इट्स मिडिल कोर्स। नदी इस अवस्था में मैदानी भागों में प्रवाहित होती है। मैदानी भागों में जमीन का स्तर भाग ऊंचा नीचा होने से नदी का वेग धीमी हो जाती है। अब नदी धीरे धीरे सीधे न चलकर मुड़ते हुए चलती है। नदी इस समय बहुत बड़े बड़े मोड़ या विसर्ग का निर्माण इसी समय करती है। इस समय नदी अपर्दन की अपेक्षा निक्षेपण का कार्य ज़्यादा करती है। नदी अपने किनारे वाले भागों को काट छाँट कर अपने तल को चौड़ा करती है। इसके बाद हम लोग आखिरी पॉइंट जो है वह है निम्न या डेल्टाई भागों में नदी का वर्क यानी कार्य। वर्क ऑफ रिवर इन इट्स अ लोअर कोर्स। इन भागों में नदी का प्रमुख कार्य निक्षेपण करना होता है। नदी अपने तल में छोटे छोटे मलबा जमा करते जाती है, जिससे कि नदी की धारा में अवरोध उत्पन्न होता है। इस अवरोध के कारण नदी कई भागों में विभाजित हो जाती है। इन्हें उपनदियाँ भी कहती हैं। इस अवस्था में नदी अपने मुहाने के पास डेल्टा का निर्माण करती है। यहाँ का भाग बहुत ही चौड़ा तथा निम्न होता है। नदी के बारे में बहुत ही अवरोध उत्पन्न हो जाती है, अर्थात नदी के सामने बहुत अवरोध उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण उसकी गति मंद हो जाती है। और यही कारण से इस अवस्था को वृद्धावस्था भी कहते हैं। इसमें डेल्टा का भी निर्माण होता है बच्चों। ठीक है, ये कंप्लीट जो है ये नदी का कार्य यानी ये जो है कोर्स है। इसमें आप लोग वर्क नहीं समझिएगा, ये नदी का वर्क नहीं है, ये नदी का कार्य है, कोर्स ऑफ रिवर है। ओके बच्चों, कोर्स ऑफ रिवर को हम लोग इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। इसमें जो पहला कोर्स है वह युवा अवस्था या ऊपरी भाग है। देखिए ये जो फर्स्ट जो है उसमें देखिए पहाड़ी भाग है। सेकंड जो है वह देखिए प्रौढ़ावस्था या मध्य मार्ग, इसमें जो है नदी मैदानी भागों में आ गई है। और थर्ड जो है वह वृद्धावस्था या निचला भाग, इसमें आखिरी एकदम समुद्र के पास आकर वो निक्षेप कर रही है, अर्थात मलबा का जमाव कर रही है। इस डायग्राम से हम लोगों को नदी का कोर्स के बारे में कंप्लीट पता चल रहा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।